नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। इंडियन बजट फाइन प्रिंट के मुताबिक NFTs को परिभाषित करेगी सरकार। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन ने RBI की डिजिटल करेंसी को बताया टैक्स परव्यू से बाहर। सिल्वरगेट द्वारा एक्वायर होने वाले डीम असेट का किया जाएगा स्टेबल कॉइन लॉन्च में इस्तेमाल। माइक्रो स्ट्रेटजी ने फोर्थ क्वार्टर में देखा $147 मिलियन का नुकसान, बिटकॉइन पर लगाया दोष। FTX ने जापानीज क्रिप्टो फर्म लिक्विड ग्रुप को किया एक्वायर। साउथ अफ्रीकन रेगुलेटर ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस FTX बाइबिट के इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी। कार्डानो डेवलपर्स ने नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज किया प्लान। जापान के क्रिप्टो एक्सचेंज एसोसिएशन में टोकन लिस्टिंग के नियमों को बनाया आसान। कोलंबियन टैक्स अथॉरिटी ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर स्ट्रिक्ट किया अपना नियंत्रण। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के बजट ने डिजिटल असेट से की गई कमाई पर 30% टैक्स लगाया है, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स भी शामिल है। हालांकि फाइनेंस बिल जिसमें बजट घोषणाओं की लीगलिटीज और अन्य जानकारी शामिल है, जिसे क्रिप्टो इंडस्ट्री और NFTs को सरप्राइज किया है। ऐसे में बजट के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ऐसी डिजिटल असेट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट ने नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई कर सकती है। यह क्लॉज इंडिकेट करता है कि या तो NFTs को सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है या सरकार NFTs की कैटेगरीज को सर्टिफाई करेगी। यहां तक कि लीगल टीम फाइनेंस बिल की परिभाषा पर विचार कर रहा है और एक भी टर्म पर सहमत नहीं हो पाया है और इस तरह से ज्यादा क्लैरिटी की तलाश कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ किया है कि डिजिटल असेट्स पर 30% टैक्स प्रस्ताव में देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाने वाली डिजिटल करेंसी शामिल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी साफ किया कि रिजर्व बैंक जो इशू करता है वो डिजिटल करेंसी है। डिजिटल के नाम पर इसके बाहर सब कुछ जो कुछ भी इंडिविजुअल्स द्वारा बनाए जा रहे असेट्स है और न कि करेंसीज जैसा सॉवरन द्वारा डिफाइन किया गया है। करेंसी तभी बनती है या होती है जब सेंट्रल बैंक इसे देता है, भले ही उसके द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना हो। इसके बाहर की किसी भी चीज को क्रिप्टो करेंसीज के रूप में भी जाना जाता है, वे करेंसीज नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि सिल्वरगेट कैपिटल के प्लान स्टेबल कॉइन डीम एसोसिएशन मेंबर्स और अन्य मनी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप से ट्रैक्शन गेन कर सकती है। मेटा द्वारा ओन डीम प्रोजेक्ट में एक पार्टनर सिल्वरगेट स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट की एसेट को कथित तौर पर $200 मिलियन में खरीद रहा है। यह सौदा एक क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट को टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने और ज्यादा रेवेन्यू के साथ पेमेंट नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। एक्विजिशन सिल्वरगेट को मेटा के साथ मार्क्वी कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन साझेदारी डेवलप करने की स्थिति में रखता है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने पहले ही कहा था कि डीम का लॉन्च US रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने पर टिका है, लेकिन डीम के CEO स्टुअर्ट लेवी ने कहा कि रेगुलेटर्स ने प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया था। बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म और मेजर बिटकॉइन इन्वेस्टर माइक्रो स्ट्रेटजी ने फोर्थ क्वार्टर में $90 मिलियन या $8.43 पर शेयर के नेट लॉस की जानकारी दी है। वही 89 सेंट प्रति शेयर के लाभ के लिए आम सहमति का अनुमान नहीं है। नुकसान मुख्य रूप से माइक्रो स्ट्रेटजी के बिटकॉइन पर इंपेयरमेंट लॉसेस को शामिल करने के कारण प्रतीत होता है, जिसकी कीमत $147 मिलियन है। ऐसे में माइक्रो स्ट्रेटजी ने 2020 में $831 मिलियन की तुलना में 2021 के दौरान $71 मिलियन के टोटल डिजिटल असेट इंपेयरमेंट लॉसेस की जानकारी दी थी। माइक्रो स्ट्रेटजी के CFO फोंग ली ने कहा कि बिटकॉइन की अस्थिरता को देखते हुए कंपनी को 2022 की फर्स्ट क्वार्टर के दौरान एडिशनल सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट की उम्मीद है।
इंपेयरमेंट बिटकॉइन की कीमत में गिरावट को दर्शाती है, जिस कीमत पर बिटकॉइन को एक्वायर किया गया था। माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में लगभग 1% नीचे थे। पिछले एक महीने में शेयर्स में करीब 33% की गिरावट आई है। FTX वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसने जापान में स्थित एक क्रिप्टो फंड लिक्विड ग्रुप के एक्विजिशन की घोषणा की है। ऐसे में डील की फाइनेंशियल डिटेल्स तुरंत सामने नहीं है। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि एक्विजिशन में जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी यानी FSA द्वारा अप्रूव्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन कॉर्पोरेशन भी शामिल होगा। कॉइन धीरे धीरे FTX के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपनी ऑफर्स में इंटीग्रेट करेगा और इस तरह से FTX के मौजूदा जापानीज कस्टमर्स को कॉइन के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया जाएगा। एक्सचेंज को जापान में स्थित अपने मौजूदा यूजर्स को कॉइन एक्सचेंज में मूव करने की भी जरूरत होगी, जो एक्विजिशन डील लॉक होने के बाद 30 मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा। साउथ अफ्रीका के फाइनेंशियल वॉचडॉग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कंज्यूमर्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस FTX और बाइबिट के साथ डीलिंग करते समय सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ऐसे में फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी ने ट्यूसडे को कहा कि FTX कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस यानी CFDs में ट्रेड करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ऐसे में FCSA ने कहा कि FTX साउथ अफ्रीका में फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड इंटरमीडियरी सर्विसेज एक्ट 2002 यानी FAIS एक्ट के संदर्भ में कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने या कोई इंटरमीडियरी सर्विसेज प्रदान करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। FSCA ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बाइबिट को भी इसी संबंध में एक नोटिस जारी किया है। हालांकि अब बाइबिट ने कहा है कि वो जरूरी ऑथोराइजेशन के लिए FSCA को अप्लाई करना चाहता है। दूसरी तरफ FTX ने रेगुलेटर के कम्युनिकेशंस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। कार्डानो नेटवर्क के पीछे की डेवलपमेंट कंपनी इनपुट आउटपुट, जो कि एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जिसे नेटवर्क के ब्लॉक साइज को 11% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में इनपुट आउटपुट ने ट्वीट में कहा कि इसे 72 KB से 80 KB तक ले जाया जाएगा। कार्डानो डेवलपर्स कार्डानो ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म प्लूटस की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में इनपुट आउटपुट ने कहा कि हर ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट मेमोरी यूनिट या डेटा के अमाउंट जिसे एक ट्रांजैक्शन में शामिल किया जा सकता है, वो कार्डानो पर अब 12.5 मिलियन से बढ़कर 14 मिलियन हो जाएगा। इस तरह से बदलाव के जरिए कार्डानो पर बिल्ट एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की उम्मीद है, जिसमें ओवरऑल नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस तरह से ये प्रपोजल्स कार्डानो नेटवर्क पर ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना के अनुरूप है, क्योंकि इसका ये कदम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi फोकस ब्लॉकचेन बनाने की ओर एक कदम है। बता दें कि ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस का कंफर्म और रिकॉर्डेड बैच है। कोलंबियन टैक्स अथॉरिटी यानी डायन ने घोषणा की है कि वो फिलहाल ट्रांजैक्ट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स पर नियंत्रण को स्ट्रिक्ट करने के लिए स्पेशल मेजर्स उठा रहे हैं। हाल के समय में कोलंबिया के कानून ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशंस की प्रोटेक्टिंग, इन्वेस्टिंग, ब्रोकरिंग और मैनेजिंग पर रोक लगा दी है। हालांकि कोलंबियाई नागरिक नोवेल एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन एक्शंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टैक्स पेयर्स का पता लगाने की कोशिश करेगा जिन्होंने क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी जानकारी नहीं दी है या फिर गलत तरीके से जानकारी रिपोर्ट की है। दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसीज के बढ़ते इस्तेमाल और एडॉप्शन के बीच डायन द्वारा की गई टैक्स क्रैकडाउन कोलंबियन स्टेट की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग पॉलिसीज का हिस्सा है। बता दें कि एल साल्वाडोर के बाद लैटिन अमेरिका में कोलंबिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ATMs मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।